हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे दर्पण, जिसमें अपन ने समतल दर्पण कंप्लीट कर लिए थे। आज बात करते अपन आगे कौन से दर्पणों के बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में। यानी गोलीय दर्पण होते क्या हैं, क्योंकि दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो आज अपन बात करते हैं किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे दर्पण जो गोल हो वो गोलीय दर्पण होते हैं, और ऐसे दर्पण जो समतल हो वो समतल दर्पण होते हैं। परंतु इसको थोड़ा सा सही भाषा में अगर लिखें तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, वो वाला पृष्ठ अगर समतल होता है तो वो समतल दर्पण, और अगर किसी का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो वो क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। तो मैं सिंपल सी इसकी परिभाषा लिख दूँ तो ऐसे लिख दूँ कि ऐसे दर्पण कैसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये तो सिंपल सी इसकी परिभाषा हुई, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आपको पूछ ले गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण के प्रकार पूछ ले तो दो प्रकार के होते हैं भाई। गोलीय दर्पण दो प्रकार होते, कौन कौन से, एक प्रकार होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक तो कौन सा होता है अवतल दर्पण और एक कौन सा होता है उत्तल दर्पण। इनको ध्यान से समझना, ये आगे लेंस में भी काम आने हैं, क्योंकि ये अभी अपन परावर्तन पढ़ रहे हैं, आगे अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन के अंदर दर्पण पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तन के अंदर अपन लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी ये अवतल और उत्तल नाम आएंगे। तो ध्यान से समझना, देखो इसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है, देखो मैं इसका चित्र बनाऊं आप समझ जाओगे। देखो ऐसे चित्र दोनों के एक जैसे ही बनाता हूं मैं, इसका भी ऐसे ही बनाता हूं और इसका भी ऐसे ही बनाता हूं। मैं समझने के लिए बना रहा हूं मैं सिर्फ, बाकी आगे अपन बात करते हैं इनकी और विस्तार से। यानी ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। देखो मैं इस बाहर वाले भाग पर अगर पॉलिश कर दूं, क्योंकि अपने को पता है कि कांच की किसी एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो वो दर्पण बन जाते हैं। अगर इसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दूं और इसके अंदर वाले भाग से परावर्तन हो, यानी प्रकाश की किरण क्या होगी, अब यहाँ से आएगी, इससे टकराएगी और इससे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसे गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ रहे हैं तो अपन लिखेंगे ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा हुआ हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा हुआ हो, क्योंकि परिभाषा यही बनती है, अंदर धंसा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। ये याद रखना है। तो देखो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अवतल। नाम से ही पता चल रहा है, देखो अवतल, अवतल यानी अंदर की ओर जो धंसा हुआ भाग है। अब इसके अगर इस अंदर वाले भाग पे ऐसे पॉलिश कर दूं मैं, ये पॉलिश किसकी की जाती है, सिल्वर की, चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। अगर इसके इस उभरे हुए भाग से प्रकाश की किरण आपतित हो तो परावर्तित होकर ये ऐसे चली जाती है। तो देखो इसकी परिभाषा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि ऐसे गोलीय दर्पण, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, बोलो क्या होगा, जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो ये याद रखनी है। इसका देखो दिख रहा है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। तो दोनों की परिभाषा याद रखना। यानी गोलीय दर्पण तो ऐसे होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण, और जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण।
लिखने में आप दूसरी परिभाषा अपने मन से लिख सकते हो कि ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है वो क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण, और जिनके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है सिल्वर की, वो क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आपकी मर्जी है कैसे लिखो, आपको उसका कंसेप्ट पता चल जाना चाहिए कि वास्तव में अवतल क्या होता है। वास्तव में अवतल होता है कि अवतल के अंदर वाले भाग पे प्रकाश की किरणें आएगी और वहीं से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी, और अवतल कहीं कैसे भी बना दो उसके बाहर वाले भाग से क्या होगी, प्रकाश की किरणें आएगी और वहां से क्या होगी, परावर्तित होगी। देखो ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब एक जगह ऐसे केंद्रित करता है, और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। अपसारित करता है मतलब ये फैला देता है। अगर इसी के अंदर मैं ऐसे बना दूं ना, मान लो ये अभी पढ़ाएंगे आगे क्या चीज़ें होती है, ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे चली, ये किरण आई, ये ऐसे चली, ये सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, और ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है। वो प्रकाश की किरण आई उधर चली गई, ये आई इधर चली जाई, तो जो अभिसारित एक जगह केंद्रित हो जाती है वो अभिसारित, और जो फैल जाती है वो अपसारित। तो ध्यान रखना ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और ये अपसारित करता है। आगे और पढ़ेंगे लेंस, उसके अंदर भी इनको पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इतना ही याद रखो कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो गोलीय दर्पण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, वो उत्तल कहलाते। इतना सा। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ते हैं अपन। ये सबसे महत्वपूर्ण है परिभाषाएं। ना मैं अवतल की बात करता हूं ना मैं उत्तल की बात करता हूं, इनको मिटा देता हूं। सिर्फ एक बार प्रकार पढ़े थे, इनको और विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब पहले मैं गोलीय दर्पण से संबंधित क्या लिखता हूं, कुछ परिभाषाएं लिखता हूं। गोलीय दर्पण से संबंधित मैं क्या लिखूं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखूं, और ये पेपर में 1 नंबर की पूछ ही लेते हैं, तो आपको याद रखनी है कि इसकी परिभाषाएं क्या क्या होगी। देखना परिभाषाएं क्या होगी, देखो सबसे पहली मैं लिखता हूं परिभाषा किसकी, सबसे पहली परिभाषा लिखता हूं मैं वक्रता केंद्र की। किसकी लिखूं परिभाषा, वक्रता केंद्र की। ध्यान रखना इस वक्रता केंद्र को सी से लिखेंगे बार बार अपन, जहां भी वक्रता केंद्र काम आएगा वहां पे किससे लिखेंगे, सी से। देखना मैं एक कोई भी दर्पण बना दूं, अवतल दर्पण बना दूं, उत्तल पॉलिश किधर ही ना करूं, गोलीय दर्पण हो गया ये। अब ये गोलीय दर्पण हो गया तो फिर देखो मैं क्या करूं, इसको अगर पूरा बना दूं ऐसे, क्योंकि गोलीय दर्पण जो होते हैं ना इस गोले को ही काट के बनाते हैं अपन। कोई ये गोला होता है उसके एक भाग को काट के, जैसे ये गोला है इसके इधर वाले भाग को काट लिया, इधर वाले भाग को काट लिया, ये देखो काट के इसको साइड में कर दो, ये देखो दर्पण बन गए, बन जाते हैं ना। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो गोले का ही एक भाग होता है, और इस गोले का जो केंद्र होता है ना उसको ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है। गोलीय दर्पण गोले का ही, यहाँ से लिख दूं, गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है। एक साइड से काट के भाग ले लेते हैं, एक भाग होता है। इस गोले की त्रिज्या को ही, इस गोले की त्रिज्या को ही, इस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या। पहले मैं केंद्र की बात कर रहा हूं तो इस गोले के केंद्र को ही लिख दूं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की भी ऐसी परिभाषा लिखूंगा। इस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये परिभाषा इसकी याद रख लेना, केंद्र कहते हैं। रह जाएगी सिंपल सी परिभाषाएं कि गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है और उस गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो फिर यहाँ अभी जबरदस्ती बीच में आ रही थी वक्रता त्रिज्या, ये लो वक्रता त्रिज्या लिख दूं। वक्रता त्रिज्या लिख दूं तो क्या लिखूंगा, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करूंगा। तो वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करूंगा तो देखना वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, सेम यहीं से होगी। गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है, ये लो गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है, और इस गोले की जो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को ही क्या कहते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या। तो इस गोले की मैं तो यहाँ पे सिंपल से लिख दूँ, आप सेम ऊपर से कॉपी करोगे।
इस गोले की जो त्रिज्या होती है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। परिभाषा क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है, इस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तीसरी परिभाषा देखो, तीसरी परिभाषा कौन सी लिखते हैं, तीसरी परिभाषा में लिखता हूं ध्रुव की। ज्यादा मोस्ट तो नहीं है, पूछते नहीं है पेपर में, फिर भी मैं लिखता हूं, देखो ध्रुव की परिभाषा। ध्रुव क्या होता है, देखो ये दर्पण है अपना, ये यहां से यहां तक दर्पण है, और इस दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। मैं लिखता जाऊं साथ साथ में, ये सी ये आर, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, मैं ये लिख दूं कि दर्पण के, कौन से दर्पण के, गोलीय दर्पण के, तो यहां लिख दो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है या ध्रुव कहते हैं, और इसको ओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतनी सी बात याद रखना। अब देखना ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, अगर इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से एक ऐसे लाइन गुजार दूं, कोई भी कल्पना कर लूं, वास्तव में तो ना गुजरती है ऐसी, पर अगर इसकी कल्पना कर लूं तो ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अगली परिभाषा चौथी जो लिखता हूं मैं, किसकी लिखता हूं, मैं परिभाषा लिखता हूं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है, देखो ये तो एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, मुख्य अक्ष। देखो मैं ये कह सकता हूं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र ये सी रहा और ये ध्रुव रहा, इन दोनों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर अगली परिभाषा लिखता हूं, देखो 5 नंबर परिभाषा। 5 नंबर परिभाषा में किसकी लिखता हूं, एक सिंपल सी और लिख देता हूं, देखो यहां पे इसको नाम एम लिख देता हूं, इसको एन लिख देता हूं। ये जो एम एन भाग है ना, यहां से क्या करता है, प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है, तो जहां से कोई भी चीज प्रवेश करती है वो उसका द्वार कहलाता है। तो मैं इसके द्वारक की परिभाषा लिख दूं, तो द्वारक की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि गोलीय दर्पण के जिस भाग से, गोलीय दर्पण के जिस भाग से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, या जिस भाग से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है या आपतित होती है, जिस भाग से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे द्वारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, द्वारक को लिख सकते हैं चित्र में, इसे एमएन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आप एक बार वीडियो को रोक के इसको उतार सकते हैं कि अपन ने 5 परिभाषाएं लिखी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, दोनों एक जैसी परिभाषाएं कि गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है और उस गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर अपन ने लिखा ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। फिर अपन ने लिखी मुख्य अक्ष, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। द्वारक क्या होता है कि दर्पण का वह भाग जहां से प्रकाश प्रवेश करता है वो वाला भाग क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद में और परिभाषाएं लिखता हूं, देखो आगे और परिभाषाएं क्या लिखूं उनको देखो। आगे परिभाषा लिखता हूं मैं किसकी, एक परिभाषा लिखता हूं मैं मुख्य फोकस की, 6ठी परिभाषा लिखता हूं, 5 लिख दी, 6 नंबर परिभाषा लिखता हूं मैं मुख्य फोकस की परिभाषा लिखता हूं। देखो मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या होता है, इसको देखना किससे लिखते, बड़े एफ से लिखते हैं। यहाँ 2 एफ आएंगे, एक बड़ा एफ और एक छोटा एफ, दोनों में फर्क समझना। देखो मुख्य फोकस को बड़े एफ से,
ये मुख्य अक्ष होती है ना, ये मुख्य अक्ष होती है। अभी लिखी थी ओ और सी से जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये आगे नियम पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, अभी समझ में आए तो देखो। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ गई और परावर्तन के पश्चात या तो ये अपसारित होगी या अभिसारित होगी, या तो केंद्रित होगी या फैलेगी। जब मैं वो नियम पढ़ाऊंगा बता दूंगा। मान लो ये प्रकाश की किरण यहाँ पे केंद्रित हो रही है, क्योंकि सारी किरणों को यहाँ केंद्रित करेगा ये। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जब इसी में ये तो अवतल दर्पण का ले लिया मैंने, अगर उत्तल दर्पण ले लूंगा तो वो सिर्फ वहां पे प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं जाएगी। तो मैं ये लिखता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। तो इसकी परिभाषा लिख दो, देखो क्या लिखूं, ये लिखूं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है मतलब जाती है, गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है मतलब अपने को आभास होता है, प्रतीत होती है, उसे या उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बस ये परिभाषा याद रख लेना, इसको बड़े एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा, आपको ज़्यादा रटनी नहीं है कि आपको ये समझना है कि मुख्य अक्ष के अच्छा समांतर आ रही है किरणें और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से ये गुजर रही है, ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य फोकस कहलाता है। इसको अब से लिख दिया मैंने, सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और परिभाषा लिखता हूँ, एक परिभाषा इसी से संबंधित लिखता हूँ। क्या? एक परिभाषा लिखता हूँ मैं फोकस दूरी की। किसकी परिभाषा लिखता हूँ? सातवीं जो परिभाषा है वो मैं परिभाषा लिखता हूँ किसकी? सातवीं परिभाषा लिखता हूँ मैं फोकस दूरी की। देखो फोकस दूरी क्या होती है। इस फोकस दूरी को छोटे एफ से लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। छोटा एफ कहीं लिखा है तो समझना फोकस दूरी की बात कर रहा है, बड़ा एफ कहीं लिखा है तो मुख्य फोकस उस बिंदु की बात कर रहा है। देखना फोकस दूरी, ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, वही क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इतनी सी सिंपल सी परिभाषा याद रखो कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी, छोटा एफ कहलाती है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं कि क्या लिखूं? गोलीय दर्पण के, क्या लिखूं? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, क्योंकि इनमें सारों में आप दर्पण की जगह गोलीय दर्पण लिखोगे। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव और ध्रुव कौन सा? ओ के मध्य की दूरी को, मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बस ये सिंपल सी परिभाषा याद रखना कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसको बड़े छोटे एफ के द्वारा लिखते हैं और मुख्य फोकस को बड़े एफ के द्वारा लिखते हैं। तो ये अपन ने 7 परिभाषाएं पढ़ी। आपको 7 परिभाषाएं अच्छे से इनको याद रखनी है। याद कैसे रखनी है? आप खुद समझोगे उसको और फिर याद करोगे, रटनी नहीं है इनको। एक संबंध होता है जिसको अभी अपन आगे सिद्ध भी करेंगे
ये यहाँ से यहाँ तक O से R की दूरी है, वो O से C की दूरी है, वो वक्रता त्रिज्या R होती है, और O से F की दूरी होती है, वो क्या होती है, F होती है। तो एक संबंध होता है R बराबर में 2F। इसको अपन आगे की क्लास में सिद्ध भी करेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो है ना वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। देख लो, ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या, ये इसकी दुगुनी नहीं है क्या, पूरी है ही दुगुनी। तो वक्रता त्रिज्या इस फोकस दूरी को 2 से गुणा कर देंगे, दोगुनी हो जाएगी। तो ये याद रखना है आपको। मैं एक बार एक डायग्राम के अंदर क्या करता हूं, आपको सारी परिभाषाएं मैं एक साथ में समझाता हूं और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखना, ये कोई भी एक दर्पण बना दिया, ये दर्पण गोले का एक भाग है, ऐसे गोला बना दिया। इस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। परिभाषा भी बोल रहा हूं साथ साथ में। इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इस दर्पण का केंद्र बिंदु है वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। जहां से प्रकाश प्रवेश करता है दर्पण के अंदर वो उसका द्वारक कहलाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक रेखा है वो इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी वो वाला बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये इतनी सी सिंपल सी अपन ने 7 परिभाषाएं लिखी। इन परिभाषाओं को आप पढ़ना अच्छे से। आगे की क्लास में और अपन आगे पढ़ते हैं इन गोलीय दर्पण से संबंधित बातें। तब तक के लिए धन्यवाद।